हाँ भाई। तो राजस्थान की इकोनॉमी का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक फाइनेंस, उसमें हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज की क्लास का चौथा लेक्चर है, इसमें हम बाकी की चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था, क्या था? फिस्कल मैनेजमेंट, यानी कि राजकोषीय प्रबंधन। सबसे पहले उसका एक छोटा सा पार्ट बच रहा है, वो देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या, फाइनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है या राजकोषीय प्रबंधन है, उसमें ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, तो हमने कल बात कर ली थी कि भाई हमारे जो सरकार की आय है, उसमें राजस्व आय की बात कर ली थी, पूंजीगत आय की बात कर ली थी, खर्चों की हमने बात कर ली थी, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। एक एक बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, उसी में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड्स ऑफ रिसिप्ट्स देखते हैं अपन। प्राप्तियों का जो प्रवृत्ति है वो क्या है। ट्रेंड तो जानते हो ना, जैसे हम PYQ ट्रेंड देखते हैं कि भाई पिछले साल में कैसे पर्सन आया है, उस ट्रेंड के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो ट्रेंड देखते हैं भाई 2022-23 में क्या हुआ और 2023-24 में जो प्राप्तियां हैं, इन प्राप्तियों में 4.25% की वृद्धि हो गई। तो सरकार की जो आय है, देखो प्राप्ति का सीधा मतलब ये समझना, इनकम प्राप्त हो रहा है, तो मतलब क्या हो रही है, इनकम। ठीक है ना, तो जो सरकार की आय है या इनकम है, प्राप्ति है, उसमें 4.25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसमें कौन कौन सी आय से कितनी वृद्धि हुई है वो देखते हैं। सरकार के स्वयं के कर राजस्व है। अब राजस्व आय बताई थी मैंने, उसमें मैंने बताया था कर, शुल्क, जुर्माने वगैरह सब बताए थे मैंने। तो कर राजस्व है, इसमें 7.72% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में। फिर SGST में 12.50% की वृद्धि हुई है, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसमें 12.50% की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, स्टाम्प व पंजीकरण, स्टाम्प मैंने बताए थे, इसको मुद्रांक भी कहते हैं, और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें 12.12% की वृद्धि हुई है। फिर देखते हैं विद्युत कर व शुल्क, इसमें 11.16% की वृद्धि हुई है, और व्हीकल टैक्स में 9.39% की वृद्धि हुई है, और सेल टैक्स में 3.28% की वृद्धि हुई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, SGST में। ये प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछ ले भाई सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो SGST में। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या रहा है, या व्यय की प्रवृत्ति क्या रही है। देखो, जो कुल व्यय था 2022-23-24 का, उसमें राजस्व प्राप्तियों से कितना व्यय किया गया है, और पूंजीगत प्राप्तियों से और ऋण से कितना व्यय किया गया है। ठीक है, तो राजस्व व्यय से टोटल व्यय का 75.49% व्यय किया गया है। तो कुल खर्चा है ना सरकार का। अब देखो, आप जो भी खर्चा करोगे, मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं। ठीक है, अब 5 में से जैसे कोई डॉक्टर है, कोई दुकान चला रहा है, कोई मजदूरी भी करता है, कोई मान लो खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सबकी जो आय होगी वो परिवार की आय होगी। लेकिन जब खर्चा करेंगे तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि भाई मैंने ज्यादा इनकम करी है तो मेरे से इतना लो। ठीक है, बराबर थोड़ी करेंगे, वो तो परिवार की पूरी आय हो गई। अब मान लो आय 1 लाख रुपए है, अब जो खर्चा होगा उसे 1 लाख में से होगा, अलग अलग हिसाब से थोड़ी होगा। तो जो सरकार की टोटल आय है, फिर उसमें से वो क्या करती है, खर्चा। लेकिन अब खर्चा जो सरकार कर रही है, व्यय जो कर रही है, उसमें से सर्वाधिक किस में से जा रहा है, राजस्व प्राप्तियों से जो हमें आय हुई थी उसमें से। क्लियर है, ठीक है। और पूंजीगत प्राप्तियों व ऋण से बाकी का 24.51% सरकार खर्च कर रही है। तो ये ट्रेंड समझ गए क्या। तो यदि कथन और कारण वालों में दे दे ऐसे क्वेश्चन, तो बता दोगे ना कि सर्वाधिक खर्च किससे हो रहा है, राजस्व प्राप्तियों से जो आय हो रही है उसी से खर्च हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, योजनाओं पर व्यय किया गया 1,56,867 करोड़ रुपए। तो सरकार की योजनाएं चल रही हैं,
चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हो या सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हो, उनके ऊपर कुल खर्च कितना हुआ? 1,56,867 करोड़ रुपए। और ये टोटल राजस्व व्यय का कितना है? 58.25%। टोटल व्यय का कितना है? 58.25%। और इसमें ग्रोथ कितनी हुई है? 10.27%। पिछली बार की तुलना में 2022-23 की तुलना में 23-24 में कितनी ग्रोथ हुई है? 10.27%। ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं वेतन व मजदूरी पर कितना व्यय हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर था उसका 36.15%। कितना? 36.15%। और इसमें ग्रोथ कितनी हुई है? 9.44%। ठीक है। फिर कुल राजस्व व्यय का पेंशन व ब्याज को छोड़ दो, ये जो वेतन और मजदूरी है, ये कुल राजस्व व्यय का कितना है? 36.15%। और इसमें हमने क्या छोड़ दिया? पेंशन और ब्याज। क्लियर। विकासात्मक व्यय। अब विकासात्मक व्यय ध्यान दो, कल कल हमने 3 तरह की सेवाओं की बात की थी, जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज है, उन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी विकासात्मक सेवाएं। ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर कितना खर्च हुआ? 1,91,190 करोड़ रुपए। और ये कुल व्यय का कितना था? 71%। तो यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक व्यय किसके ऊपर हुआ, तो क्या बताओगे? अब आप कहोगे कि सर यहाँ योजनाओं पे इतना हो गया 58.25, ये 71 तो 100 से ज्यादा हो गया। अरे योजना भी तो विकास के लिए चल रही है, समझ गए क्या? तो इसका कुछ इधर है, इसका कुछ इधर है। क्लियर है ना बात? समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। राजकोषीय देनदारियां, फिजिकल लाइबिलिटीज कितनी है? देनदारियां, जो लिया है ऋण, उसको देना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार को कितना देना है? कितना लोन चल रहा है, कितना कर्जा चल रहा है, वो देखते हैं। देखिए, इसमें ऋण व अन्य दायित्व दोनों शामिल हैं। दायित्व का मतलब लाइबिलिटीज होता है और जो देना है। ठीक है ना। देखो, दो प्रकार की चीज होती है, लाइबिलिटीज और एसेट। ठीक है। लाइबिलिटीज वो है जो आपने किसी और से लिया है, खुद नहीं कमाया है, तो आपको देना पड़ेगा। एसेट वो है जो आपने खुद कमा के सर्जित किया है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या है? देखो, 2022-23 में 5,05,574 करोड़ का कर्जा था, यह दायित्व था राजस्थान सरकार के ऊपर। ठीक है। अब ये 2023-24 में जो 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं, 5,71,639 करोड़ हो गया, बढ़ गया। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई? देखो, यदि संख्या की बात करते हैं तो 66,065 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है 2022-23 से 23-24 के दौरान। कितने ऋण की वृद्धि हुई है? 66,065 करोड़ रुपए की। लेकिन प्रतिशत की बात करें तो 13.7% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्लियर है। अब ये जो ऋण है, ये जो दायित्व है, ये जो लाइबिलिटी है, ये जीएसडीपी है। जीएसडीपी। देखो, राज्य की है तो क्या बोलेंगे? जीएसडीपी। और वैसे क्या बोलेंगे? जीडीपी। तो जीएसडीपी है, उसका 37.57% है। अब ये जीएसडीपी को आय मत समझना। जीएसडीपी का मतलब है एक वित्त वर्ष में राज्य की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत राज्य के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीएसडीपी कहलाता है। अब इसमें मैं जो काम कर रहा हूं और उसके बदले जो मेरी इनकम हो रही है, वो भी जीएसडीपी में शामिल है। समझ गए क्या? तो जीएसडीपी का है, राज्य की आय का नहीं है ये। ठीक है। इसलिए प्रत्येक, यदि इस टोटल जो दायित्व है, ये कर्जा है, उसमें यदि जनसंख्या का भाग दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्जा है। आपको ये लगता होगा ना कि भाई सरकार ये चीज फ्री में दे रही है, ये फ्री में दे रही है, सरकार कहाँ से लाएगी? लेकिन अब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि समावेशी विकास चाहिए, वंचित वर्गों को
फिर मैंने कहा था ना भाई, मिनिमम जरूरत तो पूरी होनी चाहिए ना, मिनिमम आवश्यकता तो पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए करना भी पड़ता है। आगे देखते हैं देनदारियों के घटक क्या क्या हैं, जो लाइबिलिटी है उसमें कौन कौन से पार्ट का कितना शेयर है। सबसे पहले आंतरिक ऋण, तो सरकार ने आंतरिक ऋण लिया है बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से, वो कितना है, वो है 3,99,858 करोड़। देखो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद भी नहीं रहेगा। अब आपको सिर्फ हाँ ये ध्यान रख सकता है यार 571 के लगभग था, आगे का तो नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रख सकते हो कि 37.57% है। ठीक है, या ट्रेंड ये ध्यान रख सकते हो कि 2022-23 से 23-24 में 13.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ धुंधली धुंधली यादें रहेंगी जब आप पेपर देने बैठोगे कि यार ये है या ये है, ऐसा होगा। देखो मैं कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक की तरह की बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल अप्रोच की बात करता हूँ जो आम विद्यार्थियों के साथ है। ठीक है ना, ऐसी ऐसा कोई भी धुरंधर पैदा नहीं हुआ है जो एक बार पढ़ते ही सब कुछ याद कर ले। अगर सब कुछ याद कर लेता तो वो आईएएस आरएस की तैयारी थोड़ी करता। अरे समझ गए क्या? हाँ, फिर अब इसमें ये ध्यान रखना भाई सर्वाधिक शेयर किसका है, तो सर्वाधिक शेयर आंतरिक ऋण का है। भाई 5,71,639 करोड़ है, उसमें सर्वाधिक किसका है, आंतरिक ऋण का 3,99,858 करोड़। ठीक है, दूसरा केंद्र सरकार से जो ऋण प्राप्त होता है वो है 46,794 करोड़, केंद्र सरकार से भी ऋण लेती है ना राज्य सरकारें। फिर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, ये ध्यान रखना, जो बीमा का पैसा जमा होता है ना राज्य निधियों में, उससे क्या होती है सरकार, भाई बीमा का आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अब देखो एक आगे आएगा बैंकिंग, बैंकिंग का, ये बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, बैंक सिर्फ एक मीडिएटर है किसके बीच में, पैसा देने वाले और लेने वाले के बीच में। अगर किसी उद्योग को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए तो आपके पास आएगा भाई 1,000 करोड़ रुपए दो, तो आप कहोगे यार मेरे पास तो 10,000 रुपए है, तो अब क्या करें, तो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जो लोग बैंकों में जमा करवाते हैं वही मिलके क्या बन जाते हैं, 1,000 करोड़, तो उनको बैंक देगा। अब दोनों की सहूलियत है, आपका पैसा डूबेगा नहीं क्योंकि आपको पता नहीं बैंक ने किसको दिया है, आपसे थोड़ी पूछ के ऋण देता है बैंक कि भाई साहब मैं आपके पैसे ऋण दे दूं क्या, आपको तो जब भी चाहिए आप जाके निकलवा सकते हो, जो आपने किस में जमा करा रखा है, डिमांड डिपॉजिट में, डीडी में जो जमा करा रखा है वो आप कभी भी निकलवा सकते हो, ये कभी बताऊंगा बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो। और जो एफडी वगैरह है, आरडी वगैरह, उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जो होती है उसमें एक टाइम ड्यूरेशन होती है, समझ रहे क्या, ऋण लेने वाले के पास भी टाइम ड्यूरेशन है कि मैं 5 साल का ऋण लिया है, 10 साल का लिया है, 20 साल का लिया है, समझ गए क्या। तो ऋण लेने वाला देखो बैंक आपको कितना देता है, आपका यदि सेविंग अकाउंट तो बैंक कितना देगा आपको, 2.5, 3, 3.5, 4%। और जिसको ऋण दे रहा है उसको कितने पे दे रहा है, 14, 15, 16, 18% पे, 20% पे। ठीक है ना, तो उधर से जो इनकम आएगी उसमें बैंक अपना प्रॉफिट काट के और आपको दे देगा, बात खत्म। यही तो होता है, तो बैंक का काम यही है। इससे मिल रहा है 70,219 करोड़। फिर आरक्षित निधि और जमा, ये आरक्षित निधि जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होती है उसकी बात कर रहे हैं, 54,768 करोड़ रुपए। तो इसमें ये ध्यान रखना भाई सर्वाधिक किससे मिल रहा है, आंतरिक ऋण से। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 5,71,639 करोड़। अब इसमें से यदि हम अतिरिक्त ऋण निकाल देते हैं, अतिरिक्त ऋण यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति एवं पूंजीगत व्यय हेतु को कम करने के पश्चात, अब ये जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या है, देखो जीएसटी लगाने से कई राज्यों को नुकसान हुआ है क्योंकि उनका वैट वैट जो लग रहा था ना, वैल्यू एडिशन टैक्स, इस टैक्स से उनकी ज्यादा इनकम हो रही थी, लेकिन जीएसटी लगने से या इंटीग्रेटेड होने से टैक्स के उनकी इनकम कम हो गई, तो उनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार उनको अलग से पैसा देती है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, तो इसी को क्या कहते हैं,
जीएसटी क्षतिपूर्ति। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति को यदि हम निकाल देते हैं इसमें से, तो देखो ये कितना बच जाता है, 5,43,994 करोड़ रुपए का कर्जा बच जाता है राजस्थान सरकार पे। जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना है, 35.75%, और ये कितना था, 37.57%। दोनों ध्यान रखना आपको। यदि सीधा पूछ ले कुल देनदारियों जीएसडीपी का कितना है, 37 पॉइंट, समझ गए क्या। और यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति पूंजीगत व्यय निकालने के बाद कितना बचता है, 35.75। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, ये हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें दुनिया को दिखाना है कि देखो मुझे ये चीज आती है, नहीं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आरएस के सिलेबस में और क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो, जो चीज मजा देती है ना, जैसे आप स्वादिष्ट भोजन खाओगे, मिठाई खाओगे, तो खाने समय तो वो स्वादिष्ट लगेगी, मजा देगी, लेकिन शरीर को क्या है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बीमारियां होंगी। और जो चीज खाते समय खराब लगे, अस्वादिष्ट लगे, जैसे आप नीम की पत्तियां खाओ तो खाते समय क्या लगेगी, अस्वादिष्ट, लेकिन शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। समझ गए क्या। तो ये पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा यार क्या बोरिंग चीज है, इससे बढ़िया तो अरिजीत सिंह के गाने सुनते, तो वो सुनते समय बढ़िया लगेगा, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। ये पढ़ते समय खराब लगेगा लेकिन काम का है। इन चीजों को ध्यान रखना। आगे देखते हैं भाई, राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन, ये क्या है, राजकोषीय समेकन क्या है। तो देखिए, जो राजकोषीय देनदारियां हैं, इसको देखो पहले, 2023-24 में राजकोषीय देनदारियां राजस्व प्राप्तियों की, जो हमें रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त हो रही थी, उसका 281.21% है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है क्या हुआ कि यदि हमें राजस्व प्राप्ति 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए, तो हमें हमारे ऊपर कर्जा कितना है, 281.21 रुपए का। जब भी कोई चीज प्रतिशत में आए तो उसको 100% मानना, और गुणा आए तो ध्यान से समझना, गुणा का मतलब क्या होता है, अब ये कितना गुना हो गया, राजस्व प्राप्ति का कितना गुना हो गया, 2.81 गुना, कितना हो गया, 2.81 गुना। क्लियर है, यानी कि यदि राजस्व प्राप्ति 100 रुपए है तो ये इसके कितने गुना है, 2.81 गुना। और ये यदि अपने आप में 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 281.21%। पहली चीज समझ गए क्या। दूसरी चीज समझो, राज्य के स्वयं के राजस्व, स्वयं का जो राजस्व है राज्य का, उसमें कर व करेतर, कर के अलावा दोनों प्रकार के राजस्व हैं। अब कर के अलावा कौन कौन से हैं, याद करो, पीएसयू लाभांश बताया था ना, और जो ऋण दे रखे हैं उसका ब्याज, कोई बिना उत्तराधिकारी के यदि किसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति, ये क्या है, कर के अलावा राजस्व है। इसका हम देखते हैं तो जो राज्य सरकार की देनदारी है वो है 507%, यानी कि 5.07 गुना। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, राजकोषीय देनदारियां हैं भाई, वो जीएसडीपी की तो कितनी है, अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी थी हमने, 37.57%, और अतिरिक्त ऋण प्रभाव के रहित कितनी रह गई थी, 35.75%। दोनों चीजें आपको समझनी है, 37, 57, 35, 75, कुल मिला के आप देखोगे इसमें 357, 357 दो ही है बस, तीन ही डिजिट है इसमें, 357, 357, इसके अलावा कुछ भी डिजिट नहीं है, उसको आगे पीछे कर रखा है। तो राजकोषीय समेकन था, ये राजकोषीय प्रबंधन था, वो यही समाप्त हो गया था। कुछ हमने कल पढ़ लिया था, कुछ हमने आज पढ़ लिया, जिसमें राज्य सरकार की आय क्या है और राज्य सरकार की व्यय क्या है, जिसमें हमने राजस्व आय और पूंजीगत आय,
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय और उसका ट्रेंड क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो वित्तीय सेवाओं में देखो, पूंजी तक पहुंच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना। अब ये अब की बार की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इस टाइप की टर्म क्यों आ रही है, क्योंकि वो $350 वाला मामला है ना, इतने की 2028-29 तक हम अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हर एक चीज के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो वित्तीय सेवाएं भी जरूरी है। जब इतने 350 यूएस बिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी बनाएंगे, तो वो ये 350 बिलियन यूएस डॉलर ये क्या है, ये पैसा ही तो है। और पैसा आउटकम इनकम किससे होगा, बैंकों से, फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले बैंकिंग 2028-29 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन, बैंक। इसलिए सरकार बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा फोकस कर रही है। अब ये महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाएगा, यदि मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। देखो एक तो बैंक क्या करते हैं, जमा राशि जुटाते हैं, लोग पैसा जमा कराते हैं, थोड़ी थोड़ी जमा कराएंगे राशि और वो राशि बढ़कर ज्यादा हो जाती है यदि हम उसको सम कर देते हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करवाना, ये जो राशि आएगी उसे अलग अलग सेक्टर को क्या करवाएंगे, फंड प्रोवाइड करवाएंगे या ऋण उपलब्ध करवाएंगे। कौन कौन से सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एमएसएमई है, समझ गए क्या, इन सारे सेक्टर को क्या करवाएंगे, ऋण उपलब्ध करवाएंगे। आधारभूत अवसंरचना के विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु निवेश। अब ये आधारभूत अवसंरचना मैंने आपको 2-3 बार बता दी, इसको बुनियादी संरचना भी कहते हैं, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें वो चीजें आती है, इनके होने से ही बाकी का आर्थिक विकास होता है। यदि मैं ये कहूं कि भाई मैं ट्रांसपोर्टेशन का विकास करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे रोड बनानी पड़ेंगी, रेलवे लाइन्स बिछानी पड़ेंगी, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये चीजें बनानी पड़ेंगी। समझ गए क्या। यदि मैं ये कहूं कि भाई मैं देश में या राज्य में एजुकेशन के सेक्टर में विकास करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले स्कूल बनानी पड़ेगी। यदि मैं ये कहूं कि हेल्थ सेक्टर है उसमें सुधार करना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। यदि मैं कहूं कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। समझ गए क्या। तो बेसिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है, आगे का विकास नहीं होगा, ये तो चाहिए ही चाहिए। समझ गए क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु निवेश। देखो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई प्रकार के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पेंशन स्कीम है, विभिन्न प्रकार की सहायता है, फाइनेंशियल एड, जननी शिशु सुरक्षा योजना, या विभिन्न प्रकार की सब्सिडी है। अब ये जनता तक कैसे पहुंचेगी, आपको याद है कि गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो कैसे पहुंचती है, या केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी कैसे पहुंचती है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सुना है ना, डीबीटी, ठीक है ना, सीधे जो लाभार्थी है उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब बैंक अकाउंट का मतलब क्या हो गया, बैंक अकाउंट का है बैंक में, और जब बैंकिंग सेवाएं नहीं होगी, कि आपने किसी रिमोट एरिया का कोई किसान है, अब आप उसको लाभ देना चाहते हो लेकिन उसके आसपास कोई बैंकिंग ब्रांच नहीं है, उसका बैंक में अकाउंट नहीं है, इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई थी कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल दिए 2014 में, ताकि क्या हो जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये मैंने बता दिया, डीबीटी कहते हैं इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन हम आगे और पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो बैंकिंग प्रोडक्ट है उस तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करना। अब बैंकिंग प्रोडक्ट का मतलब बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है, जो ऑनलाइन या डिजिटल बैंकिंग चल रही है उससे जुड़ना, ठीक है, और बैंकिंग के जितने भी बेनिफिट हैं वो प्राप्त करना। जैसे आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना हो,
आपको अपना पैसा है वो सेविंग करना हो, ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट है वो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक हो, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उस तक। ऐसे थोड़ी है कि भाई जो शहरों में रहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं तक, ठीक है ना, कि जिसको सिग्नेचर करने आते हैं इंग्लिश में वही बैंकिंग प्रोडक्ट यूज कर सकता, नहीं, जो अंगूठा लगाता है वो भी करेगा, ठीक है। तो ये जो है कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में बैंक शाखाएं प्रतिशत में सितंबर 2024 की स्थिति हम देखते हैं। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक है 51.01%, 51.01% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं या सरकारी बैंक हैं। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, ये जितने भी आपने नेशनलाइज्ड बैंक का नाम सुना होगा, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। क्लियर है। दूसरे नंबर पे है निजी क्षेत्र के बैंक जो है 23.29%, 23.29%। जब भी मेंस में आंसर लिखो ऐसा बैंकिंग से रिलेटेड तो सीधे मत लिख दिया करो बैंक, नहीं, आप अच्छी तरह से कीवर्ड्स लिखो, डिफाइन करो चीजों को कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक, समझ रहे हो क्या, या RRB, रीजनल रूरल बैंक, ऐसे कीवर्ड्स लिखो तो कीवर्ड्स ही काम आएंगे। फिर है क्षेत्रीय बैंक, मैंने बता दिया रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये है 19.14%, कितने हैं। फिर है लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है 6.43%। जैसे आपने सुना होगा ना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी किसी को भी यदि बैंकिंग लाइसेंस चाहिए तो पहले उसको कुछ सालों तक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। अब AU क्या बन गया है, बैंक बन गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक था, पहले वो जो छोटे छोटे ऋण देता था 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के, 50,000 के, ठीक है, तो छोटे छोटे कार्य करने के लिए, किसी को भैंस लाना है, किसी को सिलाई मशीन लानी है, किसी को घर में कोई रोजगार शुरू करना है, माइक्रो जो एंटरप्राइजेज है वो, तो उसके लिए ऋण देता था। फिर धीरे 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 ये जो इसके जो RBI की टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी हो गई, फिर वो बैंक बन गया। ऐसे ही बनते हैं, यदि आपको भी बैंक खोलना है तो ये जर्नी है वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर अंत में है पेमेंट बैंक, विदेशी बैंक देख लो, विदेशी बैंक है 0.08%, और लास्ट में है पेमेंट बैंक 0.05%। अब पेमेंट बैंक में क्या है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, सुना है आपने, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक, इनका काम सिर्फ पेमेंट ट्रांसफर करना है, आप उसमें खाता नहीं खुलवा सकते हैं, समझ गए क्या। और ये जो है ना पेटीएम, फोन पे वगैरह, ये बैंक नहीं है, ये वॉलेट है। क्या है, वॉलेट कहते हैं इनको, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं बैंकिंग सितंबर 2024 की स्थिति। सबसे पहले देखो भाई जमा राशि में वृद्धि, देखो सितंबर 2023 से, ध्यान से समझना कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि यहां से यहां तक क्या परिवर्तन आया। तो देखो जमा राशि में वृद्धि हुई, राजस्थान में जो कुल जमाएं थी उसमें 11.36% की वृद्धि हुई, कितने की, 11.36% की। भारत में जो कुल जमा थी उसमें 11.38% की, यानी भारत के जमा राशियों में वृद्धि से यदि राजस्थान की तुलना करें तो थोड़ी सी कम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जमा राशि क्या है तो वो देख लीजिए, यदि हम जमा की बात करते हैं ना, जमा, तो देखो भाई मुख्य रूप से दो प्रकार की है, कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो है मांग जमा, मांग जमा,
इसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपने बैंक में कुछ जमा करवा रखा है और जब भी आप मांगो तो बैंक को तुरंत देना पड़ेगा। बैंक ये नहीं कहेगा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें दो प्रकार के अकाउंट हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। पहला अकाउंट है आपका सेविंग अकाउंट और दूसरा है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को बचत खाता कहते हैं। अब ये सेविंग अकाउंट में ये करता है कि कोई व्यक्ति जिसकी निश्चित आय है, महीने के मान लो 50,000 रुपये कमा रहा है, उसने घर के सारे खर्चे काट के महीने में 10,000 रुपये बचे तो उसमें जमा करवा दे। हर महीने 10,000 रुपये जमा करवाए, उस पर ब्याज है वो कम मिलता है, 3-4% के लगभग मिलता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। क्लियर? समझ गए क्या? एक होता है क्या? करंट अकाउंट। ये जो बिजनेस वाले अकाउंट होते हैं वो करंट अकाउंट होते हैं कि आपका कोई बिजनेस है, डेली की 2-4-5 लाख की सेल हो रही है, आपने जाके जमा करवा दिया, उस पे ब्याज आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? दोनों अकाउंट समझ गए? एक होता है डिमांड डिपॉजिट हो गया, एक हो गया टाइम डिपॉजिट, या इसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, टीडी। अब इसमें दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है आरडी, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, और एक होता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। आरडी सुना है आपने कि आप टुकड़ों में पैसा जमा करवाते हो उसमें, कि महीने के मैं 1,000 रुपये जमा करवाऊंगा और भाई 5 साल बाद आपको जुड़ के 5 साल में आपके इतने रुपए जमा हो जाएंगे, 5 साल बाद जुड़ के हम इतने दे देंगे ब्याज लगा के, उसको कहते हैं आरडी। एफडी होती है कि भाई आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बेटा बेटी 5 साल का है, आपको ये लग रहा है कि भाई 25 साल का होगा जब मैं शादी करूंगा, आपके पास 5 लाख रुपए है, आपने उसके नाम से 20 साल के लिए एफडी करवा दी कि 20 साल बाद ये 5 लाख के इतने % की दर से इतने रुपए हो जाएंगे। दोनों समझ गए क्या? एक कौन सा? डिमांड डिपॉजिट, एक है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो प्रकार के अकाउंट, कौन कौन से? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है? और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट में भी दो प्रकार के अकाउंट है, आरडी और एफडी। तो अब यहां जो जमा राशि की बात की जा रही है, ये कुल जमा की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। व्हाई आई एम सेइंग लायबिलिटी? क्योंकि बैंक ने भी जमा किया है तो देना पड़ेगा। वो बैंक का एसेट नहीं है। भाई आपने बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवाया तो बैंक की परिसंपत्ति थोड़ी है, वो एसेट थोड़ी है, वो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक को देना पड़ेगा। आप गए बैंक में, आपने निकासी का फॉर्म भरा और लगा दिया तो बैंक को देना पड़ेगा। आपने किसी को चेक दे दिया तो बैंक को देना पड़ेगा। आपने ऑनलाइन बैंकिंग कर दी तो देना पड़ेगा। बैंक में पैसा हो ना हो लेकिन आपके अकाउंट में शो करेगा। समझ गए क्या? फिर बैंक सेटलमेंट करते हैं आपस में। अब आप कई बार ऐसे सोचते होंगे यार आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपने एचडीएफसी का अकाउंट है किसी को, उसमें ट्रांसफर कर दिए, यार कैसे गए पैसे? एक बार मैं मम्मी को ले जा रहा था मार्केट में, तो फ्रूट्स लेने लग गए रास्ते में, तो 200 कुछ रुपए के बड़े, मैंने उसको फोन पे कर दिए। तो मम्मी बोलती बेटा इसमें से कैसे जाते हैं? मम्मी देखो ये गए। समझ गए क्या? तो ऐसा होता है कि कई लोग नहीं समझ पाते, बाद में बैंक सेटलमेंट करते हैं। कई डेली बेसिस पे करते हैं, कई वीकली बेसिस पे करते हैं, कई मंथली बेसिस पे करते हैं सेटलमेंट, कि भाई मेरे यहाँ से खातों से आप कितने रुपया गया, ठीक है ये पकड़ो, आपके खातों से हमारे पास इतना रुपया आया है, ये पकड़ो। समझ गए क्या? ठीक है, तो इतना सब समझ गए होंगे। ऋण जमा अनुपात ये क्या है? कि भैया आपके पास 100 रुपए जमा है और उसमें से आपने ऋण कितना दे रखा है, वो अनुपात इसमें आता है। तो राजस्थान में तो है भाई 86.92%, कि राजस्थान में बैंकों में यदि 100 रुपए जमा है तो उसमें से 86.92 रुपया ऋण दे दिया। और पूरे देश का औसत है 79.32%। तो देश के औसत से क्या है? ज्यादा है। और देश के औसत से क्या है?
ज्यादा है, कि राजस्थान में भारत की अपेक्षा ऋण जमा अनुपात अधिक है। क्या ये कथन सही है क्या? अरे सही है। देखो जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा प्रीलिम्स के, तो आरपीएससी तो आपका कम दिमाग घुमाती है, मैं ज्यादा घुमाऊंगा, मैं पहले कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे को डिफेंसिव खेलने वाले, सेफ जोन में खेलने वाले और कंफर्ट जोन में रहने वाले पसंद नहीं है। समझ गए क्या? मेहनत करता हूं और मेहनत ही करवाता हूं, ये मेरी फर्स्ट पॉलिसी है। इसलिए अपने आप को मानसिक स्तर पर तैयार कर लेना भाई, मैं पहले कह रहा हूं। क्योंकि बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है कि आपका जो 2000 लोग इंटरव्यू देंगे उसमें सबकी रैंक आएगी, कि आपका नाम तो आ गया, 1999वीं रैंक आ रही है, और फिर जब पोस्ट अलोकेशन हुई तो आपको पोस्ट ही नहीं मिली, फिर क्या मतलब है? मैं से बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आरएस बन गए, गांव में हल्ला हो गया, जुलूस निकल गए, मालाएं डल गई, सांफे पहना दिए गए, और जब पोस्ट अलोकेशन की बात आई, क्योंकि लोगों को ये थोड़ी पता है कि इसमें होता सिस्टम क्या है, तो पोस्ट बांटी गई तो उनका पोस्ट अलोकेशन ही नहीं हुआ, आज भी वो घर ही बैठे। तो ये चीज ध्यान रखना है, बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, एक ठीक ठाक रैंक भी बनानी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ही रैंक बनाना सभी सभी, वरना आरपीएससी कंफ्यूज हो जाएगी कि सारे फर्स्ट रैंक पे कैसे आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋण में वृद्धि। देखो ऋणों में, कि ऋण देने में या ऋण लेने में जो वृद्धि हो रही है, मतलब सरकार ऋण नहीं ले रही है, जनता या कोई प्राइवेट एंटिटी है, कोई इंडस्ट्रियल एंटिटी है, वो ऋण ले रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में 13.76% की वृद्धि हुई है 2023 से 24 के बीच में, और भारत में 12.40%, यानी इसमें भी राजस्थान क्या है, भारत से ज्यादा है। अरे समझ गए क्या? तीसरा देखते हैं, बैंक शाखाओं की बात करते हैं। भाई राजस्थान की बात करेंगे, पूरी भारत की नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो प्रत्येक 9660 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है। प्रत्येक 9660 व्यक्तियों पे एक बैंक शाखा है राजस्थान में, और उसी को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक 40.12 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक बैंक शाखा है। अब आप कहोगे सर हमारे जयपुर में तो पास पास ही है, नहीं, ऑल ओवर का एवरेज निकल रहा है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का एवरेज निकल रहा है। क्लियर है? और टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका एवरेज निकल रहा है। आगे देखते हैं डिजिटल पेमेंट। अब डिजिटल पेमेंट का क्या सिस्टम है वो देख लीजिए। तो डिजिटल पेमेंट आप जानते होंगे, एक फिजिकल पेमेंट होता है, एक डिजिटल पेमेंट होता है। जून 2024 में राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण हेतु चयन कर लिया गया है, कि भाई हम सभी का डिजिटलाइजेशन कर देंगे, सभी जिलों का। ये कब की बात है? जून 2024 की। अब जून 2024 में कितने जिले थे? अरे भजन लाल जी आ गए थे कि नहीं आ गए थे? 41। कितने थे? अरे समझ गए क्या? हाँ भाई, अगस्त 2023 में तो 50 थे ना, समझ गए? ठीक है। जन आधार कार्ड धारकों द्वारा वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने हेतु 90,000 से अधिक कियोस्क या ई मित्र या माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए। कियोस्क, कई बार आपने देखा होगा एसबीआई बैंक के आसपास एसबीआई कियोस्क होता है, एक छोटी सी दुकान में, किसी खोखे में, जो वही बैंकिंग प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको अकाउंट खोलना हो तो आप कियोस्क में जाके भी खोल सकते हैं। ठीक है। ई मित्र भी बैंकिंग फैसिलिटी देता है कि आपको पैसे वगैरह ट्रांसफर करने हो तो। और माइक्रो एटीएम आपने देखे होंगे, कई ऐसे कियोस्क होते हैं जिसमें आप 1000, 2000, 5000 रुपये निकलवा सकते हो आधार कार्ड से। ठीक है क्या? ओके। मोबाइल भुगतान सुविधा हेतु पेटीएम और एम पैसा, ये जो पेटीएम, फोन पे, एम पैसा वगैरह, ये क्या है? डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के वॉलेट हैं। जैसे मोबाइल वॉलेट को जन आधार भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है। किस किस को? पेटीएम, एम पैसा।
फोन पे नहीं है, एम पैसा। मोबाइल, एम का मतलब क्या है, मोबाइल। ठीक है क्या, ये दोनों नाम ध्यान रखना आपको, पेटीएम और एम पैसा। और इसके साथ क्या किया गया है, जन आधार भुगतान प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया है या जोड़ दिया गया है। क्लियर, आगे देखते हैं। व्यवसायिक संवाददाता यानी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट कहते हैं इसको। ये व्यवसायिक संवाददाता होता क्या है, संवाद का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, बातचीत करने वाला। अब यदि आपको कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट चाहिए, अब बैंकिंग प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है आप वहां से कुछ खरीद के लाओगे, कि आपको खाता खुलवाना है, आपको किसी को फंड ट्रांसफर करवाना है, ठीक है ना, आपको पासबुक चाहिए, आपको एटीएम चाहिए, जो भी आपको सुविधा चाहिए, अब उसके लिए आप जाओगे बैंक में। बैंक में गए तो बैंक में जो कर्मचारी होंगे उनसे आप बात करोगे, लेकिन आजकल आप बैंकों की भीड़ देख रहे हो, तो भयंकर भीड़ होती है। तो इससे बचने के लिए बैंक क्या कर रहे हैं, क्या करें, संवाददाता नियुक्त कर रहे हैं व्यवसायिक। अब वो क्या करते हैं, कोई भी दुकान वगैरह खोल लेंगे। हमारे यहाँ पर देखा होगा कई बार सभी बैंकों के अकाउंट खोले जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे, आप पूछोगे भैया एक सेविंग अकाउंट खोलना है, कौन से में खोलूं, फिर वो आपसे पूछेगा भैया क्या करते हो, किस चीज का पैसा आएगा और किस चीज का जाएगा, फिर आप उनको इसी हिसाब से सजेस्ट करेगा वो, कि भाई इसमें बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रही है, इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता, इसमें रखना पड़ेगा। फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अकाउंट खोलते हो। समझ गए क्या, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक समझो फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, इसी से आगे हमें बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के बारे में पता चलेगा। देखो वित्तीय समावेशन है क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, दो बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, याद हो तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फाइनेंस इंक्लूसिव ग्रोथ, बताई थी कि नहीं बताई थी। तो इंक्लूसिव शब्द से ही इंक्लूजन बना है, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन क्या है, पहले तो समझो इंक्लूसिव ग्रोथ को, कि विकास जो हो रहा है किसी भी सेक्टर में उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विकास का फायदा पहुंचना चाहिए, जो शहरी हो या ग्रामीण हो, अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो, वयस्क हो या बच्चा हो, SC ST OBC जनरल कोई भी हो, जम्मू कश्मीर में रहता हो या तमिलनाडु में रहता हो या मणिपुर मिजोरम में रहता हो या गुजरात राजस्थान में रहता हो, सभी को विकास की पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, पहली बात समझ गई। अब यहां क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका मतलब क्या हो गया, समाज के जरूरतमंद, यानी कि जिनको आवश्यकता है, जरूरत है, वंचित वर्ग, जो ऐसी सेवाओं से वंचित रहे हैं अब तक, जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, निम्न आय वर्ग, ऐसे लोग जिनकी कम आय है और असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, रेहड़ी लगाने वाले हैं या मजदूरी करने वाले हैं, ऐसे लोग। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अब डेली दिहाड़ी पे जा रहे हो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। समझ गए क्या, तो निम्न, उनकी आय कैसी है, निम्न है, तो सोचते हैं यार दिन के इतने 100-200 कमाते, क्या अकाउंट खुलवाएंगे, ये सोच होती है कि नहीं होती, कि यार बैंक अकाउंट है, बोले यार नहीं है, बोले क्यों, पैसा ही नहीं है बैंक अकाउंट का, क्या करूंगा, ऐसे शब्द सुने होंगे आपने। निम्न आय वर्ग सहित कमजोर वर्गों को समय पर वहनीय लागत, ऐसी लागत जिसको वहन कर सके, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, वहनीय लागत पर सेवाएं उपलब्ध करवाना, ऐसे शब्द लिखे जाते हैं मेंस में, समझ गए। पर सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना वित्तीय समावेशन कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। क्लियर, अब देखते हैं, समस्त वित्तीय सेवाएं शामिल हैं इसमें, कौन कौन सी, बैंक खाता खोलना, ऋण उपलब्ध करवाना, ऋण देना, ऋण लेना, जो भी है, बचत, बीमा, धन प्रेषण, मनी ट्रांसफर, समझ गए क्या,
एक रेमिटेंस का नाम सुना है क्या आपने कभी? रेमिटेंस, हाँ, कि आपका कोई पारिवारिक सदस्य यदि विदेश में काम करता है तो वहां से जो पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस कहते हैं, उसको भी धन प्रेषण ही कहते हैं। ठीक है। वित्तीय परामर्श, फाइनेंशियल एडवाइज, कि भैया मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, मैंने जमीन बेची है, इसका मैं क्या करूं ताकि ये बढ़े। अब कोई आपको क्या कहेगा कि यार तुम ऐसा करो शेयर मार्केट में लगा दो, वो भी तो पैसे का मार्केट है। कोई कहेगा आप एसआईपी करवा लो म्यूचुअल फंड में, कोई कहेगा नहीं एफडी करवा दो, कोई कहेगा नहीं आप जमीन ले लो। तो ये क्या है? एडवाइज तो है, लेकिन एक प्रोफेशनल आपको सही एडवाइस देगा कि आपका पैसा भी सेफ रहे और एक निरंतर ग्रोथ होती रहे। देखो जमीन गोल्ड वगैरह ये ऐसी चीजें हैं, प्रॉफिट आए तो बहुत ज्यादा आ जाएगा और डूबने लगे तो तुरंत डूब जाएगा। शेयर मार्केट वगैरह जो भी है, एफडी ज्यादातर लोग क्यों करवाते हैं? क्योंकि निश्चित है कि 5% 7% जो भी मिलेगा पर एनम वो तो मिलेगा ही। समझ गए क्या? उसमें रिस्क नहीं होती है। ठीक है। और सलाहकार सेवाएं, ये सारी की सारी उपलब्ध करवाना ही वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। ठीक है। अब इधर आ जाओ, बैंक क्या करते हैं वित्तीय समावेशन हेतु? ब्रिक मोर्टार शाखाओं, ये शब्द आपके लिए नया होगा, यदि मेंस में आ जाए प्रीलिम्स में आ जाए तो ध्यान। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, मोर्टार का मतलब होता है गारा। एक तो गया कंक्रीट, जो बढ़िया बढ़िया बैंक अच्छी बिल्डिंगों में उनको कंक्रीट बैंक कह देते हैं, या कंक्रीट ब्रांच कह देते हैं। कोई गांव में छोटी मोटी कि भाई तुरंत प्रभाव से एक शाखा खोलो, तो छोटी मोटी शाखाएं होती है जिसमें एक दुकान सी को होती है, ऐसी शाखाओं को कहते हैं ब्रिक एंड मोटार ब्रांचेज। क्लियर है? समझ गए? ठीक है। ब्रिक यानी ईंट, मोटार यानी गारा। मसाला जो होता है ना अपना, अरे अब ऐसे तो एक शब्द जैसे मैं बोलूं सेट, अब इसके बता कितने अर्थ है? 129 अर्थ हैं इसके। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अर्थ इसी शब्द के है। सेट यानी जमाना, कि यार मसाला सेट हो गया। अरे होता कि नहीं होता? अब तू बैठा बैठा दिमाग लगा, सेट के कितने अर्थ होते हैं। बैंकिंग आउटलेट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए आउटलेट्स, जैसे आपने देखा होगा कई शोरूम होते हैं कि रिबोक आउटलेट्स, लिवाइस आउटलेट्स, तो फैक्ट्री थोड़ी है वो, मैन बैंक भी नहीं है। ऐसे आउटलेट्स होते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है। फिर व्यवसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बैंक कर रहे हैं। किसके लिए? वित्तीय समावेशन हेतु। कैसे कर रहे हैं? एक तो ब्रिक एंड मोटार शाखाएं खोल रहे हैं, बैंकिंग आउटलेट्स खोल रहे हैं, और व्यवसायिक संवाददाता नियुक्त कर रहे हैं। क्लियर? राज्य में 31 दिसंबर 2024 तक 91,762 व्यवसायिक संवाददाता नियुक्त किए जा चुके हैं। तो व्यवसायिक संवाददाता समझ गए क्या? ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना, एक दो योजनाएं हैं, इकोनॉमिक सर्वे में देख लो। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप, स्टैंड अप यानी खड़ा होना। ये क्या कर रहे हैं? SC ST और महिला जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए योजना है। अब आर्थिक रूप से कैसे? कि भैया हम आपको ऋण देंगे, और कितना दोगे? 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देंगे इस योजना के तहत। बोल कब तक दोगे? 7 साल तक। किसको देंगे? SC ST का महिला हो या पुरुष हो, और OBC जनरल की केवल महिला उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है। कितना देंगे? 10 लाख से 1 करोड़। अवधि कितनी होगी? 7 साल की। उद्यम कौन से करने होंगे, कौन से उद्यम के लिए देंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये अब तक आपने नहीं सुना होगा थोड़ा सा। देखो, गैर कृषि क्षेत्र में, यानी आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में उद्योग नहीं कर सकते। समझ गए क्या?
हरित क्षेत्र उद्यमों की स्थापना हेतु ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज, सुना है? व्हाट इज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज? अच्छा, आपने एक चीज तो सुनी होगी, ग्रीनफील्ड हाईवेज या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। रोड के बीच में हरे पेड़ लगा देते हैं। देखो, एक तो होती है, ये चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होती है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और एक होते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से ही नाम है, ब्राउन फील्ड हाईवे और ग्रीन फील्ड हाईवे। अब ग्रीन फील्ड हाईवे वो होते हैं जो बिल्कुल खाली हरे भरे खेत होते हैं ना, मैदान होते हैं, उनमें से नई जमीन लेके अधिग्रहण करके और फिर यदि हम हाईवे बनाते हैं तो उनको क्या कहेंगे? ग्रीन फील्ड हाईवे। और मान लो NH8 बन रहा है, पहले से हाईवे है, 4 लाइन है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कहते कि हम इसको 8 लाइन बनाएंगे या 10 लाइन बनाएंगे। लाइन कहते हैं, लाइन नहीं कहते हैं। लेन अलग शब्द होता है, लाइन अलग शब्द होता है। 2 लाइन के बीच में एक लेन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने हाईवे पे ऐसी लाइन देखी होगी, व्हाइट व्हाइट। अभी 4 लाइन है लेकिन लेन 3 है। इसके और इसके बीच में एक लेन है, इसके इसके बीच में एक है, इसके इसके बीच में एक है। समझ गए क्या? तो लेन कहते हैं। तो ग्रीनफील्ड हाईवे समझ गए क्या? ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समझ गए होंगे। यदि सांगनेर एयरपोर्ट पहले नेशनल था, इसी को यदि इंटरनेशनल बना दिया जाए तो ग्रीनफील्ड नहीं होगा। समझ गए क्या? तो कोट काशी में, कोटा में ग्रीनफील्ड क्या बनेंगे? एयरपोर्ट। की खाली जमीन है, बिल्कुल हरे भरे खेत है, मैदान है, वहां नए सिरे से बनाएंगे। समझ गए अंतर? तो यदि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपने ऐसा सुना है, तो आप ऐसे तो कहोगे सर सुने तो हैं, होते क्या है, फिर आपको नहीं पता। ब्राउन फील्ड जो पहले से मौजूद है, कि मान लो NH8 है, 4 लेन है, और सरकार ये कहेगी इसको 8 लेन करेंगे, तो उसी को तो करेंगे। समझ गए क्या? तो ब्राउन फील्ड हो गया। क्लियर? ठीक है। तो ग्रीन क्षेत्र उद्यम क्या है? पहली बात तो नए उद्यम होने चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि सर मैं सिलाई का काम करती हूँ, मैं सिलाई की फैक्ट्री लगाऊंगी, उसी को बढ़ाऊंगी, नहीं, नया उद्यम होना चाहिए। यहाँ ग्रीन का मतलब हरा मत समझ लेना आप, कि भाई हरे भरे काम करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण हितैषी बात, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस किसको कह रहे हैं? नया। स्टार्टअप की बात नहीं हो रही, स्टार्टअप में नया आइडिया होना चाहिए, नया इनोवेशन होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी है। लेकिन यहाँ की बात हो रही है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस की। ठीक है। अब सिडबी, आपने एक बैंक सुना होगा, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये था, काम कर रहा था उद्योगों के लिए। फिर बोले यार छोटे उद्योगों के लिए कौन करेगा, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए सिडबी बना दिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अब सिडबी ने क्या किया है, स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, http://www.standupmitra.in। तो यदि ऐसा प्रश्न आ जाए प्रीलिम्स में कि स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए सिडबी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, इतना ही पूछ लिया आपसे, standupmitra.in। हाँ, समझ गए क्या? 2-3 ऑप्शन और देते, क्योंकि पोर्टल्स के क्वेश्चन, एप्स के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। क्लियर है? एक अटल पेंशन योजना और देख लो, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई है। अब असंगठित क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है ना? जहां आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, प्रॉपर ID कार्ड नहीं मिलती, प्रॉपर सैलरी अकाउंट नहीं होता, अब डेली वेजेज पे काम करते हो या दिहाड़ी के रूप में काम करते हो, वो वाले सेक्टर। हाँ, अब गिग वर्कर्स देखो, थोड़ा सा कह सकते हैं उसको कि वह संगठित भी है,
लेकिन उसको गिग अलग तरीके से कह रहे हैं अपन, गिग इकोनॉमी भी आता है, लेकिन कुछ असंगठित भी हैं। अब जैसे आप जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो जोमेटो में आपको नाम गाँव पता तो देना ही पड़ेगा, सैलरी मिलेगी, डेली वेजेस थोड़ी मिलेगा, समझ गए। पात्रता क्या है, आपको 18 से 40 साल की आयु के बीच में ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 60 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन कितनी मिलेगी, न्यूनतम 1000 रुपए, अधिकतम 5000 रुपए। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति 18 से 40 तक काम करेगा और वो कंट्रीब्यूशन करेगा, 60 साल बाद, यानी आज मान लो आप 40 के हो और 20 साल बाद यानी 60 के हो जाओगे जब आपको पेंशन मिलेगी, उस समय 1000 रुपए में आएगा क्या, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा बस है कि भैया आपको पेंशन मिल रही है, बोल कितनी, 1000 रुपए, क्या काम आएगा, सिर्फ देखने के। क्योंकि आज देखो ना, आज से 20 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था, 1 रुपए में बहुत कुछ आता था, और आज यदि 1 रुपया आप किसी को फ्री में भी दोगे ना, तो भी वो नहीं लेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, अरे भैया इसमें भी कुछ नहीं होना, 20 साल बाद की बात कर रहे हैं। अभी मान लो आप 25 साल के हो, तो मतलब 35 साल और बाद, 20 साल तो वो 40 से 60 वाली, और 15 साल तक अभी आप और दोगे, तो नहीं, लॉस में तो नहीं है, योजना ठीक है, लेकिन यार ये क्राइटेरिया थोड़े से बढ़ाने चाहिए। तो थोड़ा सा भी आप और कंट्रीब्यूशन ले लो, लेकिन क्राइटेरिया बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। समावेशी विकास अंतिम बिंदु है। देखो, जो राजस्थान सरकार 350 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहती है, उसके लिए ये चाहती है कि भाई ऐसा ना हो कि आर्थिक असमानता हो जाए, कि एक क्षेत्र का तो बहुत अच्छा विकास हो जाए, एक क्षेत्र पिछड़ जाए। अब ये एक एक में आप सब कुछ शामिल कर लो, ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल कर लो, एरिया भी शामिल करो, डिस्ट्रिक्ट भी शामिल कर लो, शहर गांव भी शामिल कर लो, सब किस जितने भी आपके दिमाग में थे सब शामिल कर लो, कि वो संपूर्ण का सर्वोदय होगा गांधी जी का, सभी का सभी प्रकार से उदय। अब सभी का मतलब क्या है, सभी वर्ग आ गए। अब वर्ग का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, शहरी ग्रामीण, सब आ गए उसमें। और सभी तरह से मतलब आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब आ गए, सारे जितने मानवीय पक्ष हैं सभी तरह से। आध्यात्मिक भी है इसमें, कि आध्यात्मिक रूप से भी उदय। तो ये ऐसा ही है कुछ, ध्यान से समझना। एक समता मूलक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता है, इसलिए सरकार इस पे जोर दे रही है। अब सरकार का देखो, सबका साथ सबका विकास और सभी के लिए समावेशी विकास एक मूल मंत्र है, और ये परिकल्पना की गई है अमृत कालखंड में, विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत। क्लियर है? 5 वर्षीय कार्य योजना तय की गई है, जिसके तहत 10 संकल्प लिए गए हैं। ये 10 संकल्प क्या है, वो इधर है। पहला है 350 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। दूसरा है बुनियादी ढांचे का विकास करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तीसरा है जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाएं। अब जीवन की गुणवत्ता का मतलब क्या है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, स्वच्छता, सब आ गए, कि डिग्निटी ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब आप ऐसे समझो प्रस्तावना, डिग्निटी ऑफ लाइफ, जीवन की गरिमा। कि कई बार आपने देखा होगा, ऐसी न्यूज भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि व्यक्ति है, गरीब है, भिखारी है, कचरे में से खाना उठा के खा रहा है, क्या मानवता है कि गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है? कई बार आपने देखा होगा कि भाई हॉस्पिटल में इलाज कराने गया है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अपनी बीवी को लेके गया है, वो भी बुजुर्ग है, वो सीढ़ियों में मरी पड़ी है, रो रहा है, कोई संभालने वाला नहीं, ये डिग्निटी है? नहीं है। तो डिग्निटी समझ गए क्या, गरिमापूर्ण जीवन। फिर है कृषि विकास एवं किसान कल्याण, चौथा, कि कृषि का विकास भी करना है,
फूड फॉर ऑल, सभी के लिए क्या है, खाना, एसडीजी गोल है। भाई बाकी चीजें तो बात में है कि मैं हवाई जहाज में घूमूंगा, बुलेट ट्रेन में जाऊंगा या अंतरिक्ष में जाऊंगा, वो चीजें बात की है। सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो पूरी होनी चाहिए ना, रोटी कपड़ा मकान। अब आपको सब मकान की क्या जरूरत है, रोटी कपड़ा ही जरूरी है। अरे समझ गए क्या, नहीं मकान भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। ठीक है। पांचवा है औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन, ये जरूरी है भाई। औद्योगिक विकास होगा और राज्य में यदि इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। जिस व्यक्ति की इनकम बढ़ी है वो अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएगा, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फूड पे। समझ गए क्या। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। किसके कारण, एक कारण से। ठीक है। फिर देखते हैं पर्यटन, कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन। देखो पर्यटन बढ़ेगा तो टूरिस्ट आएंगे तो वो भी तो यहाँ पर क्या करेंगे, खर्च करके जाएंगे, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है। सतत विकास और हरित विकास, कि सतत विकास, अब ये ध्यान रखना, संधारणीय विकास नहीं है, समावेशी विकास में नहीं, सतत, लगातार। सतत में लगातार में थोड़ा सा अंतर है बस। लगातार एक लेवल को बना के रखता है कि कंटिन्यू। सतत क्या करता है, ग्रोथ, सीढ़ीदार, कि चलना भी चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए। फिर है हरित विकास। हरित विकास मतलब ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। ठीक है। ये छठा था, ये सातवां था। अब बात करते हैं आठवें की, मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या आपने बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी अच्छी खड़ी कर दी, लेकिन वर्तमान दौर के अनुसार जो मानव की स्किल है वो भी तो चाहिए। मैंने बताया था आपको एक दिन कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बस सरकार अग्निवीर योजना लेके लाई है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो मैं उनको कहता हूं कि भैया भविष्य के युद्ध वो नहीं होंगे आमने सामने बंदूक लेके लड़े जाने वाले। अभी देख रहे हो ना आप, रशिया यूक्रेन को देख रहे हो, या भारत पाकिस्तान का भी देखा था 2-4 दिन, या इजराइल ईरान का भी देख रहे हो, मिसाइलें चल रही है, उसमें आदमी क्या करेगा। अब भविष्य में युद्ध होंगे, स्पेस वॉर, साइबर वॉर। समझ गए क्या। तो अब चाहिए टेक्नोलॉजी। आपके अच्छे बनने से सामने वाला भी अच्छा रहे ये जरूरी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। अरे मैन फोर्स जरूरी है, लेकिन चीजें चेंज हो रही हैं। अब आप ऐसा कह रहे हो फिर भी आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, नहीं समझ रहे क्या। आप स्मार्टफोन क्यों यूज करते हैं, आप यहाँ खड़े खड़े रैपिडो वालों को बुला लो, आप वहां जाके ऑटो को हाथ देके बैठो ना, क्योंकि मैन फोर्स जरूरी है। आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हो खाना, आप होटल में जाके खा के आओ। आप बैंकिंग प्रोडक्ट फोन पे कर लेते हो, पेटीएम कर लेते हो, आप बैंक में से निकलवाओ या खुद जाके जमा करवाओ, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। कई बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, जैसे कोई कटाक्ष कर देता है कि एसी के बंद हॉल में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के ऊपर मंथन किया गया। अब एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट आदि होते हैं, और मंथन किस चीज पे किया जा रहा है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कैसे सुधारा जाए। तो ये चीजें कहने के लिए आसान है, इन चीजों से बचना मुश्किल है। ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई अटैक कर रहा है, कि समाज में दर्जा, जैसे एससी एसटी के साथ, या जो दलित लोग हैं इनके साथ, या महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, बुजुर्गों के साथ, वीकर सेक्शन का नाम सुना होगा आपने, एससी एसटी ओबीसी आ गए, अल्पसंख्यक आ गए, दलित आ गए, ठीक है, और महिला आ गई, बच्चे आ गए, बुजुर्ग आ गए, दिव्यांग आ गए, सब आ गए इसमें। तो उनको समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक दर्जा प्राप्त हो, इसी को सोशल सिक्योरिटी कहते हैं।
ठीक है। फिर ये था 9th, और अंत में है सुशासन। सु यानी अच्छा, शासन यानी गवर्नेंस, कि सरकार अच्छे इरादे से, अच्छी नीति और अच्छी नीयत दोनों से काम करे, ट्रांसपेरेंसी से काम करे, और सरकार जो काम कर रही है, ये सारे सुशासन के हैं, आप लोक प्रशासन पढ़ोगे, ये सुनवाई का अधिकार है, आरटीआई है, ये सुशासन के हैं। तो सरकार जो भी काम कर रही है जनता को पारदर्शी रूप से बताए, और सरकार के द्वारा जो भी योजना, पॉलिसी, स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, वो जिनके लिए की जाती है उन तक पहुंच भी हो। ऐसा ना हो कि भाई कागजों में ही चल रहा है, कि भाई हम क्या करेंगे, हरित विकास करेंगे, वो कागजों में हरित विकास हो रहा है। समझ गए क्या? इसके लिए सरकार पहल कर रही है। सरकार डिजिटल पेपरलेस बजट लॉन्च कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पेपर में आता बजट, मान लो 500 पेज का है, तो 500 पेज बनाने के लिए कोई ना कोई पेज काटे जाते। अब आप किस पे कर रहे हो, पीडीएफ बनी हुई है लैपटॉप में या टैबलेट में, तो पेपरलेस हो गया, तो पर्यावरण को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक दो पेड़ कटने से बचे। इसलिए सरकार क्या कर रही है, पेपरलेस बजट जारी कर रही है। समझ गए क्या? तो समावेशी विकास के लिए एक तो ये याद कर लेना, ये टैगलाइन है। फिर ये किसके लिए परिकल्पना की गई थी, अमृत कालखंड विकसित राजस्थान एट 2047। अमृत काल ये है यार कि भाई आजादी के 75 साल होने पर इसको लॉन्च किया गया था कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। ये है, नहीं ये अमृत काल ही चला 1900, अरे ये 75 हो गए थे ना, 75 वर्ष हो गए थे ना अपने आजादी को। कब है, 2022 में? अरे 22 में तो ये थे, हाँ तब से है ये। अरे यार 1947 से और 2047 तक 100 साल हो जाएंगे। तो 2022 में ये कहा था कि आने वाले 25 साल तक हम विकास करेंगे, अमृतकाल खंड है ये अमृतकाल खंड है, हम अच्छी स्टेज पे आ गए हैं। ठीक है, तो 10 संकल्प हैं ये, और इनका ये ध्यान रख लेना कर्म भाई, और याद कर लेना इनको बढ़िया तरीका से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपका जो फर्स्ट टॉपिक था कौन सा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक फाइनेंस इज ओवर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक।